स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पेपर अनकरीब है, यानी कि दूर नहीं है, करीब ही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके लिए मैराथन लेकर आया हूँ स्टूडेंट, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगी। 2 से 3 घंटे की क्लास रहने वाली है स्टूडेंट। इसका हम 3 से 4 बार रिवीजन भी कराएंगे आपको लास्ट में। आप इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखना मेरे सभी डियर स्टूडेंट। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं स्टूडेंट, एक बार सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सभी को बुला लीजिए, क्योंकि हिंदी में टारगेट हमारा यही है कि 38 में 38, 37 में 37, जीएस में भी हमारा यही टारगेट रहेगा। और स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करोगे तो हो सकता है कि नंबर पूरे पूरे मिल जाएं आपको, और अगर अच्छे से मेहनत नहीं किया आपने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्टूडेंट। मैंने कल भी आपको अनाउंस किया था कि आपको मैं बहुत सारे प्रश्न प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो उसी को देखते हुए स्टूडेंट मैं आपको बहुत सारे प्रश्न प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे बहुत अच्छे से तरीके से स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सर अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो नंबर आ जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। कोई भी विद्यार्थी एक भी प्रश्न मिस ना करें, लास्ट तक बने रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि अंत समय है स्टूडेंट, कुछ तो मेहनत कर ली जाए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से और आंसर बताते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 8 मार्च, 14 दिसंबर को, 4 सितंबर को। एक बार कमेंट करते हैं सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 14 सितंबर। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या मनाया था? 14 सितंबर। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा, अरुंधति रॉय, सरोजिनी नायडू, निर्मला दत्ता। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गई हैं। सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें। वेरी गुड। तो आधुनिक युग की मीरा कहते हैं राम महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर ए सही आंसर हो, सॉरी। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पर आ गए हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नंबर सिंह। एक बार कमेंट कर दें कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि कमेंट करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन, ये पीडीएफ भी आपको तक पहुंचा दूंगा मैं, आप लोग उसे निकलवा लेना और निशान यहाँ से लगा लेना यूट्यूब से क्वेश्चन, ठीक है। हर प्रश्न का आंसर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा क्वेश्चन पे, आपको जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है राम बोला बचपन में किसका नाम था? सूरदास का, तुलसीदास का, कबीर का, अग्रदास का। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कि राम बोला बचपन में किसका नाम था? सूरदास का था, तुलसीदास, कबीरदास या अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, इसका सही आंसर जगह तुलसीदास का था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1520, 1554, 1680 या 1550 में। एक बार कमेंट करेंगे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट किया आपने, गजब, ऐसे कमेंट करते रहे और पढ़ते रहे। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर आपने बेटे है उसका आंसर बताया। 1554 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1554 में। तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट करिए, बताएं मुझे कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर पंडित रामचंद्र शुक्ल या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एक बार सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया पंडित रामचंद्र शुक्ल। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन एक भी प्रश्न मिस मत कर देना। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण, जितना कहा जाए उतना कम है ऑप्शन। अगर हिंदी में पूरे पूरे नंबर लाने हैं तो मेरी क्लास को जरूर लगाना, क्योंकि मैं आपको ऐसे प्रश्न देता हूं जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होते हैं। कम समय में अच्छे प्रश्न जो मिलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस से आपको मिलते हैं ऑप्शन। मैंने एक बात सुनी है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो जितने लोग आते हो, ये गलत बात है ऑप्शन। हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आप हमें लाइक भी नहीं, सम्मान भी नहीं दे सकते, तो ऑप्शन एक लाइक जरूर कर लें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, सबको बुला लें, सबको कि आज देख लें जलवा कि हिंदी का जलवा क्या होता है। ऑप्शन बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूँ, पढ़ते रहना आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया शौरसेनी अपभ्रंश। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में किस कवि को राष्ट्र कवि कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। राष्ट्र कवि कौन से कवि हैं? हरिवंश राय बच्चन है, सुमित्रन पंत है, मैशन गुप्त है या रामधारी तेंदुलकर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे क्या हो जाएगा। ऑप्शन लिखते रहना कि आपके कितने प्रश्न जा रहे हैं।
लास्ट में स्कोर बता कर जाना कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। सही विद्यार्थी एक एक प्रश्न को लिखते रहना कि कौन से प्रश्न में गलत गया है, कौन सा हमारा सही गया है। क्वेश्चन आज तो बिल्कुल गलत नहीं जाना चाहिए एक भी प्रश्न। तो हिंदी में राष्ट्र कवि जो कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया मैक्सवेल गुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आधुनिक युग की युग का तुलसी किसे कहते हैं, सुमेधन पंत, विद्यापति, मैक्सवेल गुप्त या हरिवंश राय बच्चन। तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं, क्वेश्चन 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 9 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन देख लीजिए कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं, सुमेधन पंत है, विद्यापति है, मैक्सवेल गुप्त है या हरिवंश राय बच्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया मैक्सवेल गुप्त को कहा जाता है आधुनिक युग का तुलसी। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं कि हिंदी साहित्य में किस कवियों को कवि कहा। वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। आज तो हम धुआं कर देंगे हिंदी का क्वेश्चन। आप लोग मेरे साथ बन रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास ऐसे हैं जो अगर टीचर चाहे क्वेश्चन बच्चे का सिलेक्शन ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर टीचर चाहे तो बच्चे का सिलेक्शन बिल्कुल होगा क्वेश्चन, बहुत जल्दी होगा। तो हिंदी साहित्य में किस कवियों को कवि कहते हैं, एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। अज्ञे है, भवानी प्रसाद मिश्र है, रमेश क्या है, रामेश्वर सर बहादुर सिंह है या हरिवंश राय बच्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया हरिवंश राय बच्चन इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो हिंदी साहित्य में कवि किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन या राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट करके बताएं कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। वेरी गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लास को शेयर कर दें, सभी विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट फैला दें क्लास को सभी में, और कहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन अपनी तैयारी देखनी है तो जरूर यहाँ पाए और कमेंट करें हर प्रश्न का और बने रहें लास्ट तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार के लिए संस्था खोली थी, इसका नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की भाषा हिंदी या मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर एक बार कमेंट करें क्या होगा, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कमेंट कर दें स्टूडेंट, जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ऑप्शन ये होता मानक हिंदी का तात्पर्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे से आंसर कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2017 किस का ईस्वी का आयोजन कहाँ हुआ था क्वेश्चन, ये पूछा है। 2017 सॉरी मैंने 17 बोल दिया सॉरी, 2007 में आयोजन हुआ था 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन का। तो कहाँ हुआ था ये पूछा है, नई दिल्ली में हुआ था, न्यूयॉर्क में, पोर्ट लुई में हुआ था, लंदन में हुआ था। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। ऑप्शन आने वाले बृहस्पतिवार को आपकी क्लास महामैराथन आपकी होने वाली है, 2 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें मैं आपको बिल्कुल जो करंट के क्वेश्चन है वो पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन हिंदी से संबंधित जो आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको देखने को। तो आप कोई भी विद्यार्थी क्लास को मिस मत कर देना आने वाले बृहस्पतिवार को, ठीक है क्वेश्चन। तो लिए लास्ट बृहस्पतिवार होगा क्वेश्चन आपके लिए, पेपर के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपना नंबर निकाल लेंगे क्वेश्चन, एक बार जरूर मेहनत करिए अच्छे से, देखते हैं सिलेक्शन होता है नहीं होता वो तो वक्त की बात है, बट मेहनत करना आपका काम है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जाएगा न्यूयॉर्क में होता। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में होता, ध्यान रखेंगे 2007 में हुआ था, ये बात बहुत अच्छी बात थी, ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता जरूर, आप पिछली बार यूपीएससी में हर शिफ्ट में क्वेश्चन था यहाँ से भी कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन, एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा छोटी सी, आप लोग जरूर पढ़ना उनको। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, अमिताभ पंत, सुमित्र नंदन पंत थे, जयशंकर प्रसाद थे, महादेव वर्मा थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, तो एक बार कमेंट करेंगे। तो वेरी गुड क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कबीरदास की भाषा क्या थी, खड़ी बोली, सद्दू खड़ी, कन्नौजी, विरज। इसका आंसर सही बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे एक बार सही बच्चे कमेंट करके बताएं कि हाँ इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 15 का सही आंसर अपने कमेंट किया सद्दुकड़ी थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा सद्दुकड़ी। तुलसीकृत रामचरितमानस के कितने कांड हैं, 8 है, 7 है, 5 है, 9 है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कि तुलसीकृत रामचरितमानस में कितने कांड है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड गजब क्वेश्चन, देखते ही आंसर लगा दो, ऐसे ही पेपर में करना क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर में करना, आप लोगों को पढ़ के जाएंगे तो जरूर करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिंदी भारत यानी दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर, बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यानी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं।
तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, चेन्नई में है। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विश्व की भाषाओं में कितनी परिवारों में बांटा गया? तो विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया? 12, 14, 16, 10। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन। तो विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया? इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें और क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। और ये भी ध्यान रखना कि कौन से प्रश्न गलत जा रहा है वो भी ध्यान रखना, ठीक है। भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप लोग डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लास्ट में आपको टेलीग्राम पे इस वीडियो को यानी कि इस पीडीएफ को डाल दूंगा मैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर उसके आंसर की लगा लेना, निकलवा के पेपर को थोड़ा बहुत खर्चा भी कर लिया करो ऑप्शन, इन्हें पीडीएफ को निकलवा कर अच्छे से पढ़ा करो ऑप्शन। तो भाषा का संबंध संविधान की कौन से अनुसूचित है? एक बार कमेंट करें। 10वीं, 11वीं, 8वीं, 9वीं? सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, 8वीं अनुसूचित है, ध्यान रखना, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण है, महाभारत है, गीतांजलि है या कोई नहीं? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो भारत का संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है ये पूछा है क्वेश्चन, रामायण है, महाभारत, गीतांजलि या कोई नहीं? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया महाभारत है। कौन सा है? महाभारत, ध्यान रखना ऑप्शन। भारत की संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान ये पूछा है, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। अगर आप लोग जानते हैं कि पहला और दूसरा किसका है तो जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि पहला और दूसरा किसका स्थान है। नेक्स्ट है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये प्रश्न तो आप लोग सभी जानते हैं, जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर सामी परिवार की है, भारोपी है, तुरानी है, पापुई? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही आंसर है भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी का प्राचीनतम रूप के मिलता है ऑप्शन। आप बातें ना करें प्लीज़, आप लोग पढ़ लें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपके लिए कैसा टाइम निकालता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी को शेयर कर लें, बुला लें आज। और सभी विद्यार्थी एक काम जरूर करना, आज जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी इसका लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सभी में दिखा देना सभी को कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो सिलेक्शन निश्चित है। ठीक ऑप्शन, क्वेश्चन कमज़ोर नहीं है हमारे, बट आप लोग इसे शेयर जरूर करना। एक बार बता देना सभी को कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए यहाँ से पढ़ लो, क्योंकि हर चैप्टर की सेपरेट मैराथन आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो वही चीज़ है ऑप्शन, आपको हर चैप्टर के, अभी हमारा साहित्य क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद में भाषा के चलेंगे, फिर आपके पास वर्णमाला चलेगी, ऐसी क्वेश्चन कराऊंगा ऑप्शन PIB क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? 1910, 1915, 1920, 1925? एक बार कमेंट कर दें सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? 1910 में हुई थी, और ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 25 पर आ गए, सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे। वंगदूत है, उतन मार्टन है, लोकमित्र है या प्रजहितैषी है? हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम बताना है, वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उदंत मार्टन, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा इसका। 1826 में निकला था कोलकाता से, ध्यान रखना है ऑप्शन। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी में कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? रेखता, हिंदवी, वांगरू, दर्द? एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या होने है। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? रेखता को, हिंदवी को, वांगरू को, दर्द को? एक बार सही आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ गए हैं, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो हिंदी में कृत्रिम हिंदी किसे कहते हैं? रेखता को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं, निम्नलिखित भाषाओं में हिंदी की ही शैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? अरबी को, फारसी को, तुर्की को, उर्दू को? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें सही विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर अपने कमेंट किया, उर्दू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य है? तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में? बताएंगे सही आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। संस्कृत भाषा प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टि है, तो ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। महाभारत भारतवर्ष में हिंदी का आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे ये पूछा है, क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्वेश्चन 29 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो इसका सही आंसर होगा राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर 14 है, 16 है, 17, 22। एक बार कमेंट कर दें सभी आंसर। तो वेरी गुड ऑप्शन का सही आंसर होगा 22 भाषा को उल्लेख था 8वीं सूची में। देव भाषा कौन सी भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, पाली है, खड़ी बोली है। एक बार कमेंट करेंगे देव भाषा कौन सी भाषा है। तो वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई भी विद्यार्थी जाने की कोशिश ना करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर अगर हम अब पढ़ लेंगे तो जरूर हमारा भविष्य सुधर जाएगा, ठीक है। और हर चैप्टर की पीडीएफ आपको मिलने वाली है ऑप्शन हर इसी वीडियो के अंदर। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था लौकिक संस्कृत से, पाली से, मागधी से, अभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, पाली प्राकृत से हुआ है, ऑप्शन नंबर 20। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत का है, फारसी का है, उर्दू का है, प्राकृत का है। तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है फारसी भाषा का है हिंदी शब्द। तो कौन सी भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। पंजाबी भाषा का जन्म किस अभ्रंश से हुआ है, पैसाची, सौरसैनी, अर्धमागधी, प्राचंड। तो पंजाबी भाषा का जन्म कौन से अभ्रंश से हुआ है, किस अभ्रंश से हुआ है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण है ऑप्शन। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को जरूर पढ़ कर जाना अच्छे से। तो पंजाबी भाषा का जन्म किस अभ्रंश से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 से पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका, पैसाची अभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रामचरित मानस की भाषा क्या है, रामचरित मानस की भाषा है ब्राह्मा है, अवधी है, ब्रज है, मैथिली है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आप कमेंट करें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। रामचरित मानस की भाषा क्या है, तो ब्राह्मा है, अवधी है, ब्रज है, मैथिली है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपने कमेंट किया। भाषा अब मैथिली है, अवधी भाषा में लिखी गई है ऑप्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैथिली। नेक्स्ट है जायसी का पद्मावत की भाषा क्या थी, तो जायसी की पद्मावत की भाषा क्या थी, हिंदी, संस्कृत, ब्रज या अवधी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। तो जायसी की पद्मावत की भाषा क्या थी, तो इसकी अवधी थी ऑप्शन, उसकी मैथिली थी, वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है ऑप्शन, देख रहे हैं आप। बघेली की वो किसकी बोली है, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो बघेली किसकी बोली है, तो एक बार कमेंट करें सही आंसर क्या हो जाएगा, बघेली किसकी बोली है। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम आ गए हैं। तो आपको पता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की बोली है, कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विभाषा किसे कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, इनमें से सभी। तो बताएंगे विभाषा किसे कहते हैं। क्वेश्चन 38 पर आ गए हैं, क्वेश्चन 38 का सही आंसर एक बार कमेंट करें, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेपर करीब है, तो आप तो जो वो चाहिए आपको जो आपके पेपर में फंसे। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, बने रहे मेरे साथ अंत तक और देखते रहे प्रश्न को। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर। एक बार कमेंट कर दें सही आंसर क्या हो जाएगा कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, ये पूछा है। तो भक्ति सागर में हुआ, सुख सागर में हुआ, काव्य सागर में या प्रेम सागर में। तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर आप कमेंट करें। तो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो प्रेम सागर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, ये पूछा है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट करें कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो उसका सही आंसर आप कमेंट कर दें, जल्दी कमेंट करें। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कोई बच्चे कमेंट जल्दी कर रहे हैं, कुछ लेट कर रहे हैं ऑप्शन, सही बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करें। 40 प्रश्न हमने पढ़ लिए ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छे प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था।
तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने कमेंट किया। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्रचना रचना की गई थी, 1952, 1953, 1954, 1956। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर एक बार कमेंट किया। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्रचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्रचना की गई थी, तो उसका सही आंसर 1956 में की गई थी। कब की गई? 1956। तुलसीकृत बिना पत्रिका की भाषा थी अवधी, ब्रज, कन्नौजी, कोरवी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर कि तुलसीकृत बिना पत्रिका की भाषा क्या थी। वेरी गुड क्वेश्चन। तुलसीकृत बिना पत्रिका की भाषा जो थी वो क्या थी? ब्रज थी। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। ऐसे जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि सर कम समय में अच्छे प्रश्न आपके यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर ही पढ़ाए जाते हैं, वरना कोई नहीं पढ़ाता इतने क्वेश्चन। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? क्वेश्चन नंबर 44 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट करने का कोशिश जरूर करना। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो रखा तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नागरिक प्रणाली सभा की स्थापना कब हुई? 1893, 1857, 1902, 1917। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे। तो नागरिक प्रणाली सभा की स्थापना जो हुई थी 1893 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए कमेंट में। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीजी खैर थे, सुनीता चटर्जी थे, बीजी पंत थे, या वी सुब्रमण्यम थे? एक बार कमेंट कर दें। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो बीजी खैर का मतलब होता है बाल गंगाधर खरे। तो ध्यान रखना है, इनका हिंदी में नाम आता है तो बाल गंगाधर खरे या नाम होगा, इंग्लिश में आएगा बीजी खैर आएगा, इस तरह से आएगा, इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर एक का सही है कि 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर थे। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 48वें प्रश्न पर आ गए हैं, 47 प्रश्न में कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन 48 है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में कहाँ आयोजित हुआ? 7वां भी आपको मैंने बताया था। अब 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा है, 2015 में हुआ था। भोपाल में, लंदन में, नागपुर में, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सही कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 2015 में, ये हुआ था भोपाल में, ना यानी भारत के अंदर। तो ध्यान रखना आपको, भोपाल में हुआ था। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने सुझाया? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो क्वेश्चन 49 पर आ गए हैं, इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय। तो क्वेश्चन 49 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 49 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। क्या हो जाएगा क्वेश्चन 49 का सही आंसर? तो क्वेश्चन 49 का सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, ये पूछा है, बताएंगे एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अभी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। एक बार कमेंट करिए कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? 2015 में किया गया था। तो एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करना, क्वेश्चन बताना मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो भोपाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 5, 3। एक बार कमेंट करें, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो क्वेश्चन 52 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट कर दें। तो हिंदी साहित्य कालखंडों को जो किया गया है 4 भागों में किया है। वेरी गुड क्वेश्चन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे ही कमेंट करते रहें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन कमेंट जरूर किया करें। ऑप्शन अगर आपको पढ़ना है तो जरूर पढ़ें, एक बार सभी प्रश्नों को पढ़ें, मैं आपके साथ बना रहूँगा और आप लोग पढ़ते रहेंगे अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन तुम्हें पता है कि हम कैसे आपके लिए समय निकालते हैं, तो आप भी जरूर समय निकाले करें। आप देखिए 25 मिनट हुए हैं, अभी हमने 52 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी है, पंजाबी है, बांग्ला, नेपाली। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर बताएं कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर एक बार कमेंट करें सर जल्दी।
तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आपने कमेंट किया नेपाली हो जाएगा इसका सही आंसर। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है। तो हिंदी भाषा राज्य के अंदर कौन सा राज्य नहीं आता है ये बताना है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो हिंदी भाषा राज्य के अंदर कौन सा राज्य नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। तो ऑप्शन ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हिंदी दिवस पूछता तो 14 सितंबर, वो तो आपको पता ही है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अगर लग जाता है तो 21 फरवरी। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न थे तीनों। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे, बता दे मुझे कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12 हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं स्टूडेंट। इसकी घोषणा 2020 में की गई थी मगर नहीं हुआ था 20 में, तो अब हुआ है 2023 में। कहाँ हुआ है ये पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट, इसे मोस्ट कर लेंगे, ठीक है। अपनी पीडीएफ निकलवा लें स्टूडेंट, जब मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, पीडीएफ निकलवा लें, एक बार फिर खुद से आंसर लगाएं, फिर एक बार वीडियो देखें, फिर आंसर लगाएं और जरूर तैयारी कर लें स्टूडेंट अगर आपको नंबर चाहिए तो। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ फिजी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ हुआ था? 18 से अब हुआ है 23 में, तो बताएंगे एक बार कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ हुआ था? उसका सही आंसर होगा पोर्ट लुइस में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था क्वेश्चन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला टॉपिक शुरू हो चुका है क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है। हमने 57 प्रश्न एक टॉपिक के कंप्लीट किया क्वेश्चन, अब हम भाषा के आधार पर पढ़ेंगे। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर बताएंगे एक बार कमेंट करके। तो भाषा के आधार पर पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए डी सही है। हिंदी भाषा की लिपि है, प्राकृत है, देवनागरी है, पाली है या इनमें से कोई नहीं? तो एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो हिंदी भाषा की लिपि है, आप लोग सभी जानते हैं, देवनागरी है, वेरी गुड क्वेश्चन। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, राजस्थान या गुजराती। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है ये बताना है, जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है कोंकणी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कबीरदास की भाषा है खड़ी बोली, सदुकड़ी, कन्नौजी, ब्रज। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कि कबीरदास की भाषा क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास की जो भाषा है वो कैसा दुक्कड़ी है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट करें। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है, आप कमेंट करेंगे बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, ऑप्शन का सही आंसर होगा खड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, सही विद्यार्थी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरूर पढ़ें पूरी वीडियो क्वेश्चन, और जब पेपर देने जाना क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारी क्वेश्चन कल भी प्रोवाइड कराया, आज भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और प्रोवाइड कराता रहूँगा। लास्ट समय तक क्वेश्चन पढ़ते रहना आप लोग, बस यही गुजारिश है मेरी आप लोगों से कि आप लोग सिलेक्शन लेकर आना अब के जाके, ठीक है। तो हिंदी की भाषा परिवार की भाषा है क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे पेपर आ रहे हैं। आज पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था क्वेश्चन, बहुत गजब का पेपर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे पेपर को तो कहोगे कि हाँ सर वाकई में पेपर पढ़ने लायक था, ठीक है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया भारोपीय परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। एक बार कमेंट कर दें कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। सभी विद्यार्थी कमेंट करें, कोई जाने की कोशिश ना करें क्वेश्चन, हर प्रश्न को देखें कि हमारी कितनी तैयारी है। मैं तो यही कहूँगा, बट आपकी मर्जी है कि अपनी मर्जी का अकॉर्डिंग चलोगे तो अपना ही आगे खुद बैठोगे क्वेश्चन, बट हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चलोगे तो पढ़ोगे जरूर, ठीक है। तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? 1953, 1955, 1943, 1960। एक बार कमेंट करें, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था, एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था। अरबी लिखी जाती है वो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि अरबी लिखी जाती है।
तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दाएं से बाएं लिखी जाती है अरबी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पंजाबी किस लिपि की में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, गुरु फारसी, गुरुमुखी। तो एक बार कमेंट करेंगे पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। जरूर कमेंट करें, जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया, गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी, ध्यान रखना है। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली थी? तो 1965, 1967, 1955, 1930। एक बार कमेंट करेंगे सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 67 उनका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1967 में मिली थी। तो सिंधी को 15वीं राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली? 1967 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? बताएंगे, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है पार्शियन, सुमेरियन, ग्रीक या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, ये पूछा है। अगर ये आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करना, बताना कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है सुमेरियन है। क्या हो जाएगा? सुमेरियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सुमेरियन। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आशफ अली, वीजी खैर, यशवंत सिंह या जॉन मथाई। इसका आंसर मैंने पीछे बताया है। क्वेश्चन सभी स्टूडेंट कमेंट करें, बताएं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर सभी विद्यार्थी बताएंगे मुझे, और बताना है कि ये प्रश्न अभी आपको कराया है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आशफ अली थे, वीजी खैर थे, यशवंत सिंह थे, जॉन मथाई थे। जल्दी कमेंट करें और बता दें सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वीजी खैर थे। क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है। एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे। हिंदी है, बांग्ला है, तेलुगु है, उर्दू है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? पहली तो हिंदी है, दूसरी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं, जल्दी बताएं कमेंट करके। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बांग्ला हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देवनागरी भाषा, देव भाषा कौन सी है? हिंदी है, पाली है, संस्कृत है, कोई नहीं। एक बार कमेंट कर दिया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, संस्कृत है। देव भाषा कौन सी है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, फारसी या देवनागरी। तो ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करना सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी मेरे साथ लिखे हुए हैं, बने हुए हैं। तो ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा के रूप में हुआ था। कौन सी भाषा के रूप में? सांकेतिक भाषा के रूप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है हिंदी, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप कमेंट कर दें कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन। तो ध्यान रखना है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा का वैसे जिक्र नहीं है ऑप्शन, बस उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं जहाँ की जनता जिस बोली को सर्वाधिक यूज करती है उसे ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ की जनता जिस बोली को ज़्यादा बोलती है वो वहाँ की राष्ट्रभाषा बन जाती है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए हो जाएगा। भाषा के लिखने का ढंग क्या है? व्याकरण है, लिपि है, वाक्य है, शब्द है। तो भाषा के लिखने का ढंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर एक बार कमेंट करें, बताएं क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो भाषा के लिखने का ढंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा लिपि है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भाषा साधक है अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का, बोलने का। तो भाषा साधक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं, सभी आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो भाषा साधक है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ज्ञान का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताना। सही आंसर कमेंट करना क्वेश्चन, जल्दी जल्दी मत का आंसर कमेंट करो, आराम से आप कमेंट करो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया अर्धमागधी से निकली है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? एक बार कमेंट करें, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? उपनागर से हुआ, मागधी से, शौरसेनी से, पेचासी से। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। सही आंसर कमेंट करेंगे कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया, शोर से नहीं से हुआ है, ध्यान रखना है। पद्मवत की भाषा है, ऑप्शन मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेली है। तो पद्मवत की भाषा है, क्वेश्चन नंबर 25 फिर रिपीट हुआ है ऑप्शन, एक बात का आंसर सही बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो पद्मवत की भाषा है तो अवधी है, ऑप्शन नंबर बी आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही पढ़ते रहें ऑप्शन, सभी को वीडियो का लिंक सेंड कर दें ऑप्शन। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, जितने भी व्यक्ति मेरे साथ हैं, माय डियर स्टूडेंट, सभी से कहना चाहूँगा कि सभी लोग अच्छे से अच्छे वीडियो को शेयर करें और बता दें सभी से कि अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़िए, कम समय में अच्छे प्रश्न देख लीजिए आप खुद। आपको पता है 57 प्रश्न हम पढ़ चुके थे, 26 प्रश्न फिर हम भाग चुके हैं और मात्र अभी कितना समय हुआ है, मात्र से 30-35 मिनट हमें हुई है। तो हमने 100 प्रश्न के लगभग हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो देखो हमारी ये काबिलियत है कि हम कम समय में अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, देवप्रिय है, पाली है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आप कमेंट कर दिए, बता दें मुझे कि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ब्राह्मी है। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? राहुल सातकत्यायन, सुनीति कुमार चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे। तो देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। तो देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किया था, वो किया था महादेव गोविंद रानडे ने। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, महादेव गोविंद रानडे। कहीं कहीं बाल गंगाधर तिलक भी मिलता है ऑप्शन, तो ध्यान रखेंगे, मगर आपको महादेव गोविंद रानडे आया है वो ऑप्शन में, तो ये लगाना है। भाषा की उत्पत्ति की धातु से हुई है, तो एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं कि भाषा की उत्पत्ति की धातु से हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा है, भाष्य है, भाष्य है, भाष्य है। तो भाषा की उत्पत्ति की धातु से हुई तो भाष्य धातु से हुई, ऑप्शन नंबर 20 का ये आंसर होगा। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो एक बार कमेंट करेंगे, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। कितनी हो गई? 5 है ऑप्शन। कौन कौन सी है? पूर्वी है, पश्चिमी है, बिहारी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। इनके अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या 18 है, पहले 17 थी, ठीक है। जो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली जोड़ दी गई है ऑप्शन लास्ट में, ठीक है। पहले नेपाली नहीं थी तो अब नेपाली जोड़ दी गई है, तो अब 18 हैं। तो ध्यान रखना है, हिंदी की उपभाषाएं 5 है, उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां 18 हैं। पूर्वी में 3 आती है, पश्चिम में 4 आती है ऑप्शन, ठीक है। पूर्वी, पश्चिम, बिहारी में हमारी 3 आती हैं, पूर्वी, पश्चिम, बिहारी, राजस्थानी में हमारी 5 आती हैं ऑप्शन, और पहाड़ी में हमारी 3 आती है, पहले 2 थी ऑप्शन, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हिंदी की उपभाषाएं 5 है, उनके अंदर आने वाली बोली की संख्या कितनी है? 18 है। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि भारत की राजभाषा को कब स्वीकृत किया गया? भारत की राजभाषा को कब स्वीकृत किया गया? सही आंसर कमेंट करें, बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होने वाला है सही विद्यार्थी। 14 अगस्त 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 नवंबर 1949। तो भारत की राजभाषा को अब स्वीकृत किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की कौन से अनुच्छेद में कहा गया था? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया था? तो इसका आंसर तो सभी बच्चे कमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 343 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर कि हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है। जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन 32 पर आ गए हैं, सही आंसर आई बताया आपको। अगर आपको पता होगा कि हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है तो वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट कर दिया है, बहुत बच्चों ने कमेंट किया है, वेरी गुड, गजब। ऐसे कमेंट करते रहें और जुड़े रहें मेरे साथ, कोई विद्यार्थी जाने की कोशिश ना करें, अच्छे से पढ़ने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेपर करीब है और हमारा पेपर अच्छे से हो जाए, बस यही दुआ है खुदा से कि आप अच्छे से पढ़ तैयारी कर लें। तो हिंदी भाषा की बोलियों की जो मूल संख्या है वो कितनी है? 18 है, मैंने अभी बताया था आपको। उपभाषाएं 5 हैं, उनके अंदर आने वाली बोली की संख्या 18 है। कितनी है? 18। मालवी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो एक बार कमेंट कर दें, मालवी। राजस्थानी, मामा जमे, मालवी, मारवाड़ी, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा राजस्थानी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा 34 का? तो छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी किस में आती है? पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ तीनों पूर्वी हिंदी में आती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन 35 पर आ गए हैं।
तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, खरोष्टी, पहाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है क्वेश्चन। राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में कौन सी है? सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान स्वीकृत भाषा, बहुसंख्यक देशवासी प्रयोग में की जाने वाली भाषा, साहित्य सृजन की भाषा। तो क्वेश्चन में 36 देखो वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो जहाँ की जनता जिस बोली को अधिक बोलती है तो वही राष्ट्रभाषा बन जाती है। बहुसंख्यक देशवासियों को प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी या पहाड़ी। तो खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंदर आती है? पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आती है खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। हिंदी शब्द का व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द हिंदू से हुई है, हिंदू से हुई है, सिंधु से हुई है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आपको पता है कि सिंधु नदी का पूर्ण भूभाग सिंध कहा जाने लगा था, इस वजह से वहाँ की भाषा। ठीक है, तो ध्यान रखना है सिंधु नदी से हुई है। कहाँ से हुई? सिंधु शब्द से हुई है, ध्यान रखना। संविधान के में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो एक बार कमेंट करेंगे, सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए हैं, सही आंसर एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? तो संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, आर्य भाषा, ए और बी दोनों। तो एक बार कमेंट करें कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर होगा राजभाषा कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक है, संकेतात्मक है, चित्रात्मक है या ध्वन्यात्मक है। तो देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताएं। तो देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? इसका अक्षरात्मक है, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए, एक बार सही आंसर कमेंट करें। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। कहाँ की है क्वेश्चन? नागालैंड की है। तो आपने कमेंट किया था, वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? उत्तरी नागरी, ब्राह्मी नागरी, देवनागरी, नंद नागरी। तो देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें, बताता है क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो देवनागरी को दक्षिण भारत में नंद नागरी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? अंग्रेजी, उर्दू, अवधी, हिंदी। तो कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा अवधी मानक भाषा नहीं मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, बोली भाषा का आधारशिला है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर, 44 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बोली में केवल मौखिक साहित्य का परंपरा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। खड़ी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड, आपने कमेंट किया मेरठ में बोली जाती है। कहाँ? मेरठ। सोलहवीं अभ्यंतर से किस उपभाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली है बांगरू, कन्नौजी, बंगेली, बुंदेली। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी की बोली है। तो मैंने आपको बताई अभी कि कौन कौन सी है पूर्वी हिंदी की बोली, तो आपको ध्यान रखना है, बघेली हो जाएगी, यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों होती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली होती है, ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो राजस्थानी, मामा जमी, तो मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो राजस्थानी उपभाषा में 4 उपबोलियां हैं, यानी कि मामा, जमे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्वेश्चन, एक बार आपको ध्यान होगा कि मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। तो क्वेश्चन 4 उपभाषा है, भाषा के अंदर 4 बोलियां हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो खरोष्टी, ब्राह्मी, नाग लिपि, हिब्रू। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? क्वेश्चन 49 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर आपने कमेंट किया ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। खड़ी बोली का उद्भव अभ्यंतर के किस रूप में हुआ है? अर्धमागधी, मागधी, शोरसनी का उत्तरी रूप या प्राचंड। तो खड़ी बोली का उद्भव अभ्यंतर के किस रूप में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं।
तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। जो बच्चे अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनसे सभी को बुला लीजिए, एक बार कह दीजिए कि हमारी क्लास लाइव है और अच्छे से पढ़ लें। सोर्स यानी का उत्तरी रूप में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? रेखता है, हिंदी भी है, देहलवी है या कोरवी है? तो खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर बताएं। तो खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है रेखता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित किया? 3, 4, 5, 6? तो क्वेश्चन 52 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 4, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखित रचित है? तो अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, राजस्थानी? पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ब्रज भाषा में। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। हिंदी साहित्य का आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केवल ए और बी दोनों? तो बताएंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर हुआ डॉक्टर धीरेन्द्र और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल दोनों ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने कहा था। ध्यान रखना, आदिकाल में खड़ी बोली में रचना सबसे पहले किसने की? रचना किसने की ये पूछा है। आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने की? हाजी मोहम्मद, विद्यापति, कौशल राय या अमीर खुसरो? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 55 का सही आंसर। तो आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो ने की थी, वेरी गुड। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना? तुलसीदास को, विद्यापति को, कबीर को, चंद्रप्रदाय को? अब कमेंट करेंगे क्वेश्चन कि शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट कर दें, जल्दी बता दें। तो शुक्ल जी ने, तो ये ट्रिक भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ी ऑप्शन किसने किसको प्रथम कवि माना कि शुक्ल जी, यानी कि शुक्ल जी चंद्रमिनर ठहरे तो चंद्रप्रदाय को माना। शुक्ल जी चंद्रमिनर ठहरे, तो ध्यान रखना है चंद्रप्रदाय को मानते हैं प्रथम कवि। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? ऑप्शन जो भी मैं आपको लिंक व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराया करूँ उसे ओपन जरूर किया करें, देख करें कि इसके अंदर क्या है, ऐसा क्या चीज़ है ऑप्शन। तो सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ आप उसे ओपन करके जरूर देखा करो, क्योंकि आपके काम की चीज़ जरूर हुआ करेगी। तो हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी? चंद्रप्रदाय द्वारा कृत राजपृथ्वीरासो, स्वामी कृत पाहुचरित्र, कुशवदन द्वारा महापुराण, राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा? तो हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। तो हिंदी की प्रथम साहित्य रचना चंद्रप्रदाय द्वारा कृत पृथ्वीरासो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? अलखंड, पृथ्वीरासो, पद्मावत या प्रियप्रकाश? हिंदी का प्रथम महाकाव्य, क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट करें। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीरासो। हिंदी का प्रथम कवि है शरप्पा, शंभु, चंद्रप्रदाय, हेमचंद्र? तो हिंदी का प्रथम कवि है शरप्पा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है, कामायनी या परमाराश है, प्रियप्रकाश है? क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं, कमेंट करेंगे। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? विश्वदेव रासो, संदेश रासो या पृथ्वी रासो या खुमान रासो? 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं, कमेंट करेंगे। तो 12 मासा का वर्णन जो मिलता है विश्वदेव रासो मिलता है, ऑप्शन नेक्स्ट। हिंदी गीत काव्य का जनक किसे या जनक कौन कवि हैं? तो हिंदी गीत काव्य का जनक कौन से कवि हैं? शंभु हैं, विद्यापति है, पुष्पदंत है, सरप्पा है? कमेंट करते रहें ऑप्शन, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें, ऐसा नहीं बैठे सोच समझने का इंतजार नहीं करें ऑप्शन, टाइम कम है, बहुत टाइम कम है ऑप्शन, ठीक है। हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? कौन कवि हैं बताएं? शंभु है, विद्यापति है, पुष्पदंत है, सरप्पा है? बताएं एक बार कमेंट करके। तो क्वेश्चन 62 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, विद्यापति को माना जाता है। किसे माना जाता है? विद्यापति, गीत काव्य के जनक विद्यापति हैं। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है? क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा हिंदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर, कमेंट करें जल्दी। तो हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वो है अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हिंदी, भारतवर्ष में हिंदी का आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर।
तो कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, या अवधी है, पाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, ऑप्शन नंबर डी सही। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हमने पढ़ लिया है कि भारत में हिंदू को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपने बताया है वो बताया राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गई हैं, एक बार सभी अच्छे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, पाली हो जाएगा इसका सही आंसर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल या ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं, इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो कौन सी लिपि में हुआ? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, बहुत वेरी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कि भारत संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, ये प्रश्न पूछा है आपसे। इस बार कमेंट करके जरूर बताएं। 343, 351, 334 से 315, 343 से 135 या 334 से 153, क्या हो जाएगा सही आंसर कि भारत संविधान में कौन से अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 343 से 351, ऑप्शन नंबर है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन 69 पर आ गए हैं। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम का पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, या प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। एक बार कमेंट कर दें सही ऑप्शन क्या होगा कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम। ऑप्शन जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सही बने रहें, अच्छे से पढ़ते रहें ऑप्शन, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आज। तो इसका सही आंसर है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो ध्यान रखना, अपभ्रंश के बाद अभट है फिर हिंदी है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला आएगा वो पहले आएगा। तो पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर अभट होता है, फिर हिंदी है ऑप्शन। तो ध्यान रखना है, कोई अच्छी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपभ्रंश के बाद हिंदी आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघीय राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्रचार की भाषा, या हिंदी के विकास के निर्देश। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट कर दें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 351 के विषय का वर्णन है, तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर आपने कमेंट किया, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, या पहाड़ी हिंदी। तो आपको कमेंट्री बताई थी कि बाबू कब्र को कोत पश्चिम में, तो बाबू कब्र को कोत कब्र, तो बाबू बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, कौरवी, तो ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रज भाषा कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन 72 पर आ गए। क्वेश्चन 72 का सही आंसर हो जाएगा बिहारी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी डी सही आंसर। ठीक है, बिहारी मैम भोज करो, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, ध्यान रखना, बिहारी मैम भोज करो, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी 3 उपभाषाएं होती हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य की पुनर्संरचना की गई थी 52 में, 53 में, 54 में, 56 में। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 1956 में। वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे ही हाथ चलाते रहो जल्दी जल्दी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कर दें जल्दी। यह आंसर तीसरी बार आ चुका ऑप्शन, आप इसका सही आंसर जरूर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन 75 का सही आंसर। तो आज विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर न्यूयॉर्क में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है, ध्वनि है, वाक्य है, या स्वद है? तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, दोनों प्रश्न अच्छे हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई शब्द है, और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था।
और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई हम ध्वनि भी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, तो ध्यान रखेंगे इसका ध्वनि भी हो सकता है, ठीक है। और इसका वर्ण रहेगा कि लिखित भाषा में आधारभूत इकाई वर्ण है और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है, ये ठीक है क्वेश्चन। शब्द मत लगाना, ध्वनि लगाना, ठीक है। और इसकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है क्वेश्चन, ये बात आपको बता दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट कर दें। तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा होती है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा कहलाती है। क्वेश्चन ध्यान रखना, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ, तो कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 79, महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद या अवस्था, तो किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, तो अवस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताना है, अवट है, देशी लोक भाषा है या पैशाची भाषा है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अवट है। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है, अवट है, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में भारत में कब आयोजित किया गया था, तो नागपुर, महाराष्ट्र। तो बताना है कब आयोजित किया गया, 10 से 12 जनवरी 1975, 10 से 15 जनवरी 1975, 10 से 14 जनवरी 1975, 10 से 18 जनवरी 1975। एक बार कमेंट कर दे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए हैं। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में, भारत के अंदर है। और कब आयोजित किया गया था, ये पूछा है, डेट और सन दोनों चीज़ पूछी है आपसे। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे मुझसे क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर। आपका इंतजार करूंगा क्वेश्चन, आप जरूर जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर आपने कमेंट किया 10 से 14 जनवरी 1975 में, ध्यान रखना 10 से 14 जनवरी 1975। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, जयसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। एक बार कमेंट कर दे, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। जितने बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं उतने लाइक नहीं है वीडियो पे, एक बार वीडियो को सही बच्चे लाइक कर दें। जिन्होंने अभी भी माय डियर स्टूडेंट ने जो भी माय डियर स्टूडेंट है जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा शेयर किया करें क्वेश्चन, मेरी मेहनत है क्वेश्चन, इसको जरूर फैलाएं करें, ठीक है। मेरी मेहनत को देखते हुए क्वेश्चन मैंने आज कितना टाइम निकाला है वो मुझे पता है, आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए क्वेश्चन, वो बस सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि आप लोगों कैसे तक मैं क्लास तक पहुँचा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको फर्ज बनता है कि आप लोग जरूर इस क्लास को शेयर करें। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को जब ये देखोगे आप एग्जाम में तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा था वो कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये पूछा है, वाक्य है, ध्वनि है, शब्द है या अर्थ है। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पर है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी है, मगही है, हिंदुस्तानी, बघेली। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 का सही स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी को जोड़ ले क्वेश्चन, कि जो भी आपके घर में है, परिवार में सदस्य है, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जा रही हैं तो जरूर जोड़ें क्वेश्चन, ठीक है। आज बच्चों को ये पता नहीं चला है आरओ के पेपर में कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन थे ऑप्शन, मज़ा आ गया कसम से पेपर देख कर, ठीक है। और शायद आप भी पेपर देखना, मैं आपको सेंड करूँगा ग्रुप में, ठीक है, पीडीएफ बना के आप लोग देखना पेपर को कि कैसा पेपर आया था, ठीक है। और फिर बताना मुझे कि हाँ कि पेपर आरओ समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी थी क्वेश्चन, हल्की फुल्की जॉब नहीं है समीक्षा अधिकारी। तो आप लोग अच्छे से देखना पेपर कि पेपर का लेवल क्या था। तो वही चीज़ थी क्वेश्चन, वैकेंसी बहुत कम थी, बहुत बच्चा पेपर देने गया था, काफ़ी संख्या में लोग आए थे पेपर देने। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, तो इसलिए इस वजह से पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, अच्छा था, लेवल हार्ड था। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, देखते हुए पेपर को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आरओ वालों ने घुमा दिया है कि लड़कों को कि बन जाओ ही आरओ लो इस बार। आरओ या आरओ दोनों वैकेंसी थी इसमें, तो देख के पेपर को बहुत अच्छा लगा। तो वही चीज़ है ऑप्शन, आप भी देखना पेपर को जरूर देखा करो कि पेपर में कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन, किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 84 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कौरवी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्राचीन धन किस ग्रंथ में मिलता है, ये सही आंसर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर ऋग्वेद में मिलता है। भाषा का प्राचीनतम किस ग्रंथ में मिलता है, प्राचीनम, तो भाषा का प्राचीन रूप ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है क्वेश्चन। तो ये हमारे भाषा आधार पर क्वेश्चन कंप्लीट हुए क्वेश्चन। अब वर्णमाला के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग अब दिल थाम के बैठे, एक भी प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। तो मुझे बताना है कि वर्णमाला के प्रश्न कितने सही गए आपके। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कट गया है थोड़ा सा, कोई नहीं। तो निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग को, घोष को, महाप्राण को। एक बार कमेंट कर दें।
तो इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि अयोग वह अंग और आह को कहते हैं। ये दोनों वर्ड हैं अंग और आह, तो इसे अंग इसे विसर्ग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। दोनों अयोग वह कहलाते हैं, तो ध्यान रखना विसर्ग इसका सही आंसर है। फाबा किस वर्ण में आते हैं? दंतोष्ट्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठोष्ट्य। एक बार कमेंट करेंगे दंतोष्ट्य, कंठोष्ट्य, मूर्धन्य या तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे। फा और वह, तो इसका सही आंसर होगा दंतोष्ट्य। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द की, भाषा की, वाक्य की, अक्षर की। तो एक बार कमेंट करेंगे कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। सभी प्रश्नों को ऐड करके रखना, कितने प्रश्न आपने कर लिए आज। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर भी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। लघुत्तम बाघ ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो लघुत्तम बाघ ध्वनि को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 पर का सही आंसर बताएं। तो लघुत्तम बाघ ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्ण की मात्रा, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि के परिणाम या परिणों का परिक्रम। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय कहलाता है। वर्णमाला मात्रा का अर्थ है कि वर्णमाला मात्रा का अर्थ क्या है? वर्ण में उच्चारण में लगने वाला समय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। घोष, स्पर्श, स्वर या व्यंजन। तो बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले स्वर के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो ऑप्शन वो तो सिर्फ एक ही है, स्वर हैं जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें अवरोध या बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले शब्द स्वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। व्यंजन की परिभाषा है दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले या बिना अवरोध के बोले जाने। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं? व्यंजन। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कमेंट कर रहे हैं आप लोग कुछ धमाधम, ऐसे कमेंट करते रहे, पढ़ते रहे। निम्न में से कौन सा स्वर व्यंजन है? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग या ये सभी। तो इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन ये पूछा है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 9 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ये सभी हमारे व्यंजन है, इस पर व्यंजन है। का कौन सा व्यंजन है? तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य या कंठ्य। तो का कौन सा व्यंजन है, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो का कौन सा व्यंजन है? तो इसका सही आंसर है कंठी है। का कंठी का अंतर्गत आता है ऑप्शन और बी ऑप्शन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग में सभी वर्ण क्या है, क्या कहलाते हैं? तो का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से का वर्ग वाले क्या कहलाते हैं? कंठी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित ध्वनियों में बताइए कि कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। क्वेश्चन 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 12 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। तो पा, फा, बा, मा सब औष्ठ्य है, मगर अड़ा औष्ठ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जरूर बताएंगे कौन सा मूर्धन्य है, ये पूछा है। चा है, जा है, टा है, झा है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कि कौन सा मूर्धन्य है। तो इसका सही आंसर टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? का है, खा है, गा है, घा है। तो आप लोग जानते हैं कि अल्पप्राण कोड होता है 135 और महाप्राण का होता है 24। तो बताएंगे, एक बार कमेंट करें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो व्यंजनों की बताइए कि महाप्राण है, तो इसका सही आंसर होगा खा, क्योंकि खा दूसरी लाइन में आता है, तो महाप्राण कहलाता है दूसरे चौथे लाइन के वर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14 का सही आंसर। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। बहुत अच्छा आलिशान प्रश्न है क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करना कि निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? या रलावा है, या सा 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 हा है, छात्र पा फा भा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो संयुक्त व्यंजन पूछे हैं। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। क्या हो जाएंगे? छात्र, ज्ञानी, शिरा और से ध्यान रखना, छात्र, ज्ञानी और शिरा भी होता है ये वाला। तो ये सभी हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। 16 का आंसर बताएं, निम्न में कौन सा वर्ण नासिक के है? तो नासिक के तीनों अड़ा मा ना, तीनों अड़ा ना और माँ होते हैं। तो नासिक के अड़ा, अड़ा और ये वाला अड़ा और ना और माँ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर की ये नासिक के वर्ण है ऑप्शन। चाचा जा 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 के ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, दंतोष्ट्य। दंतोष्ट्य एक बार कमेंट करेंगे। चा छा जा, तो कत मदो, कत 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 तालव्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तालव्य का चढ़तप और कत मदो। आपको दोनों पता है कि हमने आपको दो वर्ड बताए थे, एक बताया था कत मदो, ठीक है ऑप्शन, और एक बताया था कचट तप, कैचट तप कचट। तो ये कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य। तो चा वाले किस में आते हैं? तालव्य में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सी सही आंसर है। निम्नलिखित में अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण पहली तीसरी पांचवी लाइन के होते हैं अल्पप्राण। तो ध्यान रखना है पहली तीसरी पांचवी लाइन के कौन कौन से हैं। तो का, खा, गा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखना। निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि बतानी है। तीनों अड़ा नाड़ा हो जाएंगे, का खा गा, चा छा जा, टा था दादा। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। मैं आपका वेट करूंगा, सही आंसर बताएं।
वेरी गुड ऑप्शन। तालव्य ध्वनि कौन सी ये पूछा है तो ये हो जाएंगे हमारी तीनों। चा छा जा जा तालव्य ध्वनि है ऑप्शन नंबर सी। वर्णों के कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? तो 11 है, 45 है, 33 है, 50 है। तो वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत सही बच्चे कमेंट कर देंगे। अब यहाँ 35 नहीं है तो आपको मजबूरी है 33 लगाओगे आप लोग, तो ये आपका सही आंसर होगा कि वर्णों की कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण, घोष सघोष को कहते हैं। ऑप्शन ध्यान रखना है कि सघोष वर्णों को ही घोष वर्ण कहते हैं और अघोष का कोड होता है 12 और 3 से 45, तो ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है डी ऑप्शन, हाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? ये बताना है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर या हस्वर या दीर्घ या लघु स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, छोटा, छोटी। तो ध्यान रखना ही नहीं, मूल स्वर कहते हैं छोटा, छोटी, छोटा ओ और री, ये हमारे ही मूल स्वर कहलाते ही नहीं, लघु स्वर कहते ही नहीं, हम क्या कहते हैं? हस्वर कहते हैं। तो 4 होते हैं ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण कौन से हैं? काखा, चाछा, यारा, ताधा। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो दूसरी और चौथी लाइन के हमारे महाप्राण कहलाते हैं, तो दूसरी और चौथी लाइन के ए ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। वर्णमाला के कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो एक बार कमेंट करें सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य। तो छोटा है, बड़ा है, वर्ण कैसे क्या कहलाते हैं? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कि ए जो वर्ण है वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंठ तालव्य। तीनों शाह और हा कौन से वर्ण कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्थी या स्पर्श संघर्थी। एक बार कमेंट करेंगे तीनों शाह और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? एक बार कमेंट कर दें। इन्हें उष्म व्यंजन भी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नहीं है तो आप कौन से लगाओगे? इन्हें उष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऑप्शन तीनों शाह और हा को उष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप में ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या बता सकते हैं आप? एक बार कमेंट करें। तो इन्हें संघर्षी भी कहते हैं। तीनों शाह फा हा जा इन्हें संघर्षी वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे तीनों शाह फा हा जा को, फा हा और जा, तीनों शाह फा हा और जा को संघर्षी वर्ण के नाम से भी जानते हैं। दिमाग में रखने ना बात सिमेट कर, ठीक है। हिंदी में मूर्त वर्णों की संख्या कितनी है? 50 है, 25 है, 46 है, 33 है। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः पूछी है तो 50 है, अन्य तो कुल होती है तो 52 होती है। ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं है, तो ध्यान रखना है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 46 भी कहलाती है कहीं कहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो हो जाएगा 50 लगाना आप लोग। अन्य तो ये पूछ लेता कभी कभी कि बाल कितने हैं, तो 46 भी माने जाते हैं, ठीक है, मूलतः, क्योंकि 33 व्यंजन और 11 स्वर हमारे तो 46 हो जाते हैं कहीं कहीं। मगर मूलतः पूछना है तो मूलतः आप 50 लगाना, क्योंकि कुल हमारे 52 होते हैं, ध्यान रखना। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अघोष पहला और दूसरा होता है ऑप्शन। तो एक बार कमेंट कर दें कि अघोष वर्ण कौन सा है। और उनके अलावा तीनों शाह भी होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सा 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 हो जाएगा, अघोष वर्ण, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन 29 जिन शब्दों के अंत में क्या आता है? आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें किस नाम से जानते हैं? बहुत ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्हें कहते हैं आकारांत शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर कि जिन शब्दों के लास्ट में आ आता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 29 का डी आंसर। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमअक्षरों को उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? तो अनुनासिक कहलाता है, कंठी कहलाता है, तालव्य या मूर्धन्य। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमअक्षरों यानी 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ ऑप्शन, बहुत सारे प्रश्न आज कराऊंगा आपको, बस मेरे साथ पढ़ते रहना। तो हिंदी वर्णमाला में अंतिम पंचमअक्षर को स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुनासिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? सा है, छा है, ला है, हा है। तो कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है ये पूछा है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। तो कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? तो छा हो जाएगा, चा छा जा, ठीक है, ध्यान रखना। छा होते तो ये भी है ऑप्शन, मगर ये बाद में है, तो पहले जो स्थान है वो छा का है ऑप्शन, ध्यान रखना, चा छा झा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म अघोष अघोष ध्वनि है? तो अघोष बताएंगे। पहले तो उस पहली और दूसरी ध्वनि अघोष कहलाती है ऑप्शन, या आप लोग नहीं अघोष, हाँ सही है, पहली और दूसरी। तो 12, ठीक है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर
तो वेरी गुड ऑप्शन पा और फा हो जाएगा। पहला और दूसरे वर्ण है पा फा, तो ऑप्शन नंबर सी। छा वर्ण किसके योग से बना है, तो इसका सभी आंसर बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 33 का सभी आंसर कमेंट कर दे, जल्दी बता दें कि क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा छा वर्ण किसके योग से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा का और छा के योग से बना है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है, आ है, ऊ है, या है, या री है। एक बार कमेंट कर दे कि कौन सा स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। तो ऑप्शन आप लोग जानते हैं कि हमारा स्वर ये नहीं है, बाकी ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, बट हमारा डी ऑप्शन स्वर नहीं है। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। ऑप्शन में इससे पहले कौन आंसर बताएगा, जल्दी बताएं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी क्वेश्चन आज चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में वे तो कौन सी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, तो क्या कहलाती हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आप जानते हैं, स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, स्वर। ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा है, शाह है, त्रा है, ज्ञानी है। क्वेश्चन नंबर 36 पर एक बार सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये पूछा है। जो छात्र ज्ञानी श्रा होता है, ये नहीं होता है, तो इसकी जगह ये होता है ऑप्शन। तो ध्यान रखना, ये होता है, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। देखते हैं कौन बच्चा मेरे साथ साथ कमेंट करता है, जल्दी जल्दी। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा है। दंत्य है, ओष्ठ्य है, तालव्य है, नासिक है, छा। तो आपको पता है कि चा वाले वर्ग में आता है, और चा किस कौन से वर्ग का हो कहलाता है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। एक बार कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तालव्य है, छा। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, तो चा छा जा झा, टा ठा डाढ़ा, ता था दादा, या पा फा बा। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर एक बार कमेंट करें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। तो मूर्धन्य ध्वनि पूछी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ध्यान रखना है। छा ध्वनि किसके वर्ग के अंतर्गत आती है, मूल स्वर, अघोष, अघोष वर्ण, या संयुक्त वर्ण, या तालव्य। तो छा ध्वनि किस के अंतर्गत आती है, एक बार कमेंट करिए। क्वेश्चन 39 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब, यही तो चाहिए मुझे। तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर आपने कमेंट किया, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अघोष वर्ण कौन सा है, आ है, जा है, हा है, सा है। तो एक बार कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर, अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण आप लोग जानते हैं कि तीनों शाह और हा भी होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सा। ध्यान रखना है, ऑप्शन ठीक है, डी है ऑप्शन। निम्न में कौन सा योग हुआ है, विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आप कमेंट करें। तो योग व अंग और हा कहलाते हैं, तो अंग विसर्ग और ठीक है अनुस्वार होता है, तो विसर्ग हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में कौन सा पश्चवर है, ऑप्शन एक बार कमेंट कर दे, पश्चवर कौन सा है। तो क्वेश्चन 42 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। आ है, ई है, जा है, रण है। तो निम्नलिखित कौन सा पश्चवर है, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन 42 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर आपने कमेंट किया, छोड़ बड़ा आ जाएगा पश्चवर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान सा 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 ध्वनि का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, तालव्य है। एक बार सही आंसर बताएं। तो शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा है क्वेश्चन, एक बार कमेंट कर दिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो पता है कि चा चा जा जा यश ई, तो किस में आता है, यश ई। तो यश ई तालव्य में आता है। आपको पता है कि चम्मच से हम कोई चीज़ खा रहे थे और हमारे तालू में लगी थी, हमने क्या कहते हैं, यश ई। तो यश ई, तो सा हमारा तालव्य वर्ण होगा, ध्यान रखना उसे। री, री वर्ण के संयोग से बना है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर तो जा और वहाँ से बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45 का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसको सभी जानते हैं, का के बाद आता है, ऑप्शन नंबर है। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, तो छा है, अणा है, या गा है, जा है। एक बार कमेंट कर दिए कि कौन सा नासिकीय व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वहाँ हो जाएगा नासिकीय वर्ण। ध्यान रखना, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम बताएंगे। भाषा निर्माण की ध्वनि इकाइयों का सही अनुक्रम। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। तो वेरी गुड ऑप्शन, पहले ध्वनि है, फिर शब्द, फिर वाक्य, पद, फिर वाक्य, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण बताएंगे। ओ है, ए है, का है, या ता है। तो कंठोष्ठी है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर की कंठोष्ठी ध्वनि कौन कौन सी है, तो एक बार कमेंट कर देंगे।
तो कंठोष्ठी आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है छोटा हो और बड़ा हो तो ये हमारी कंठोष्ठी ध्वनि कहलाती हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर कंठोष्ठी है। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य है, ऊष्म है, अंतस्थ है, ओष्ठ्य है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर कि यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 80 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में दाली प्राण वर्ग कौन से हैं? आ है, छोटा, बड़ा, का, खा, कागा, था दा या पा फावा। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर स्टूडेंट। तो अल्पप्राण आप लोग जब से भी जानते हैं कि अल्पप्राण वर्ग कौन से कहलाते हैं? पहली और तीसरी लाइन के वर्ण कहलाते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ये हो जाएंगे हमारे का और का। 81 प्रश्न क्वेश्चन, टेंशन ना ले। वर्णमाला के 81 प्रश्न के बाद हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 13 है, 14 है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि 13 है, क्योंकि कुल हमारे पूछ लिया क्वेश्चन इनने 11 ऑप्शन नहीं दिया तो 13 लगाना है। ध्यान रखना क्वेश्चन अगर पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी तो पहले 11, कुल स्वर पूछता है तो 13 लगाते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय, वर्ग के चतुर्थ या वर्ग के पंचम अक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 52 का सही आंसर। अरे वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब, ऐसे पढ़ते रहो ऑप्शन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वर्ग के पंचम अक्षर। वेरी गुड। स्पीड तेज इसलिए है ऑप्शन की बहुत सारे प्रश्न कराने हैं, इस वजह से थोड़ी स्पीड तेज कर रखी है, बाकी और कोई वजह नहीं है, क्योंकि मुझे सिलेक्शन दिलाना है आप लोगों का। अगर टीचर चाहे सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। हिंदी वर्णमाला में आ और अंग क्या है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अयोग वह है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पद स्वर नहीं है? आ है, ऊ है, ए है, खा है। एक बार कमेंट करें कौन सा स्वर नहीं है। बाकी 3 स्वर हैं, एक स्वर नहीं है, तो वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर आपने कमेंट किया, खा हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण की कठिनाई होगी? ला की, बा की, धा की या खा की। तो अगर नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए, आप काट मत लेना क्वेश्चन, कभी काट ही लो, तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर जवाब वाम है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित के में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख के विवरण उच्चारण व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम क्या है? तो कंठ है, तालव्य है, वतर्स है, दंत ओष्ठ है। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तालव्य है, कंठ है, क्या हो जाएगा? दंत ओष्ठ, ओष्ठ क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर के उच्चारण ध्वनियों के सही अनुक्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। तो ध्यान रखना, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य को वतर्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। तो दंतोष्ठ ध्यान रखना क्वेश्चन, और वतर्स की वर्ण के सामने जल और रस होती है, तो ये वर्ड ध्यान रखना, मूर्धन्य के अलग होते हैं और वतर्स हमारे ज ल रस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको टिक से बता दी जल रस, तो ध्यान रखना वतर्स वर्ण कहलाते हैं, जल रस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में टावर्ग वर्ग नहीं है? ओ, अड़ा, आ, धा। तो कौन सा टा वर्ग में नहीं आता ये पूछा है। टाढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे, बता दे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो टा वर्ग में नहीं आता ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से खा भी नहीं आता है और ये भी नहीं आता, ऑप्शन दोनों नहीं आते मेरे हिसाब से। तो ए एंड डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तालव्य व्यंजन कौन से हैं ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर चा, छा। ये क्वेश्चन तो कई बार आ गया है, इसका तो देखते हैं आंसर बता दो। निम्नलिखित में कंठित ध्वनि कौन सी है? का, खा, गा है, यार, का, खा या यारा या चाजा या टाड़। तो कंठित ध्वनि कौन सी है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है का और खा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तीनों शाह और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब, ऐसे ही पढ़ते रहें ऑप्शन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन? ऊष्म। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। एक बार कमेंट करेंगे हिंदी में भी ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर आपने कमेंट किया, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, लघु ध्वनियाँ और दीर्घ ध्वनियाँ। ऑप्शन हर्षव और दीर्घ कहते हैं, ऑप्शन ध्यान रखना है। ई, चा, छा, जा, झा और वहाँ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं, ई, चा, छा, जा, झा, तो आप सभी लोग जानते हैं तालव्य है,
और ई के बाद यस, या और सा भी आ जाता तो जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर यहाँ पे मैं या और शाह और जोड़ दूँ तो कब जब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड भी इसके अंतर्गत आते हैं, या और शाह, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन अगर नहीं जोड़ देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा तालव्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, ये पूछा है घोष। तो 3 तो 43 होता है उस टाइम, तो तीसरा वर्ड देख लो। तो का चैट है, ये तो हमारे शुरू के होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन तीसरा वर्ड है, तो 345 सही आंसर होगा। घोष वर्ण में 345 वाले आते हैं, तो तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा चा छा जा तीसरा वर्ण है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 63 का ए ऑप्शन हो जाएगा। वर्णमाला में स्वर व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, तो 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 20 है। जल्दी कमेंट करें। तो वर्णमाला में स्वर व्यंजन की जो संख्या होती है 25 होती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के आधार पर वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेदन, संधि या संधि विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, ये पूछा है क्वेश्चन 65 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर जवाब बड़े विच्छेद कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बताया उनका सही है। जिनको उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं और व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर जहाँ स्वर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर। नेक्स्ट है स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है, बताएंगे एक बार कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कंठ तालव्य कहलाते हैं ए। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्वेश्चन ए का जरूर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो 68 पर आ गए। क्वेश्चन 68 का सही आंसर बताएं कि निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वो हो जाएगा ओष्ठ्य, तो ध्यान रखना है कौन सा है, वो। नेक्स्ट है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ये बातों का कमेंट करनी है, अंतस्थ व्यंजन। तो इसका सही आंसर जवाब बा हो जाएगा। त्रा किस वर्णों की सहायता से बना है, त्रा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर जाएगा ता और रा की सहायता से बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अयोग्य कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राणों को, संयुक्त स्वरों को या अल्पप्राणों को, एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 71 सही आंसर। तो अयोग्य किसे कहते हैं, तो विसर्ग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चौथे अक्षर या वर्ग के पंचम अक्षर, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर, पढ़ लो ऑप्शन, ये गोल्डन चांस है, हाथ से निकल ना जाए। मैं तो यही कहूँगा ऑप्शन, बाकी आपकी मर्जी है। तो वर्ग के पंचम अक्षर कहलाते हैं, वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, जब ऐसे ही पढ़ते रहो ऑप्शन जल्दी जल्दी। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण व्यंजन कौन से है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर हो जाएगा पहला तीसरा पांचवा होता है, तो ध्यान रखना है, पहला तीसरा का तीसरा है। मात्रा का स्वर कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। तो एक मात्रा और दो मात्रा, दो प्रकार के ह्रस्व और दीर्घ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत। किन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन 75 पर आ गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं उन्हें प्लस स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, तो वचर्ष्य, कंठ्य, तालव्य या तंत्य। तो चा वर्ग ध्वनि किस में आती है, तो तालव्य में आती है, और हम लोग सही कई बार क्वेश्चन पढ़ लिया। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, ये पूछा है, ई ए। एक बार कमेंट करेंगे कौन सा दीर्घ स्वर है। अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77। दीर्घ तो हमारे ऑप्शन ये भी हैं और ये हमारा ह्रस्व है, मगर यहाँ पर बड़े तक से दी है, तो बड़ी को दी है, क्यों, क्योंकि ये हमारे संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं, ये हमारा ह्रस्व स्वर कहलाता है, ऑप्शन ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारा सिर्फ दीर्घ स्वर जो है वो बड़ी ही है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, पूछा है, क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है शब्द को माना जाता है भाषा की सार्थक लघुत्तम शब्द। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए। तो इसका सही आंसर 4 है, छोटा, छोटी, छोटा, ऊटी, ध्यान रखना है।
प्लस वर्ग कौन सा होता है? तो ओम है, ओम है, ओम है, ओम है। एक बार कमेंट कर दें कि कौन सा होगा सही आंसर। तो प्लस वर्ग क्वेश्चन इस तरह से होता था, तो ये हो जाएगा हमारा ओम। तो ध्यान रखना है। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 80, स्वर किसके भेद हैं? संधि के, समास के, वर्ण के, लिंग के। तो स्वर किसके भेद हैं? क्वेश्चन में 81 पर आ गए। सही आंसर है, बताएं एक बार कमेंट करके क्या हो जाएगा। तो बड़ा वाला का टॉपिक भी हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन। तो स्वर किसका भेद है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ण का भेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अब तक हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं क्वेश्चन। तो हमने 57 प्रश्न शुरू में किए, फिर 85 प्रश्न हमने दोबारा किए, फिर हमने 81 प्रश्न दोबारा किए। अभी मात्र हमें 1.5 घंटा हुआ है, और 1.5 घंटे के अंदर 1.5 घंटा भी नहीं हुआ होगा अभी सही से। तो ये हमने प्रश्न कर लिए हैं। आप लोग हिसाब लगाओगे 200 प्रश्न से ऊपर पहुँच चुके हैं। ठीक है क्वेश्चन। तो बताओ कोई करा देगा इतने प्रश्न? नहीं कराएगा क्वेश्चन में, तो मानता नहीं हूँ कि आपको इतने प्रश्न कोई करा दे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन ऐसे ही आलिशान प्रश्नों को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम पढ़ लेंगे। उद्गम के आधार पर निम्न में कौन सा शब्द भेद नहीं है? कौन सा शब्द भेद नहीं है? तत्सम है, ऋण है, तद्भव है, विदेशी है। एक बार कमेंट कर दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उद्गम के आधार पर जो शब्द का भेद नहीं है, ऋण नहीं है, तत्सम, तद्भव और विदेश, देशी सब होते हैं, ऋण नहीं होता है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है, पाली है। एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। एक बार कमेंट करेंगे कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। जल्दी कमेंट करें, ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना और बताना मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। तो जैसे ही कमेंट करते रहें तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्न में कौन सा ऋण शब्द है? गोबर है, चूल्हा है, नाक है, माली है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? तो ऋण शब्द कहलाते हैं। नाक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? सलाई है, पेट है, पंकज है, उपटन है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट किया आपने। पेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा योग ऋण शब्द है? पुष्प है, पंकज है, कुमुदनी है, कमल है। योग ऋण में क्या आते हैं? बहुव्रीहि समास और पर्यायवाची शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा पंकज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा योग ऋण शब्द है? योद्धा है, असुर है, दशरन है, राक्षस है। राक्षस। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। योग ऋण शब्द बताना है। निम्नलिखित में कौन सा योग ऋण शब्द है? तो योग ऋण में आपको पता है कि पर्यायवाची और बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल कहलाते हैं, तो वैसे उन पर ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर है दशरन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन वेरी गुड। लक्ष्य का तत्व बताइए। लाख है, लक्ष्य है, लक्ष्य है, लक्ष्य है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो लक्ष्य का तत्व क्या होगा? तो लक्ष्य का जो तद्भव होता है, वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। ओठ का तद्भव तत्सम शब्द बताना है। ओठ, होठ है, ओठ है, ओष्ठ है, अधर है। तो ओठ का तत्सम शब्द क्या होगा? आपके दिमाग में सोच लें एक बार। ऑप्शन कमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर सोचा करें कि इसका सही आंसर मेरे नजरों में क्या हो सकता है। तो ओट का जो तत्सम रूप होगा, वेरी गुड आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इसका सही आंसर होगा ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा। बादल का तत्सम क्या होता है? मेघ, घन, बारिद, बाष्प। बादल का तत्सम क्या होता है ये पूछा है। क्वेश्चन 9 पर आ गए हैं। तो बादल का जो तत्सम होता है ऑप्शन बारिद होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंधे का तत्सम शब्द क्या होगा? स्कंद, स्कंद या कक्षु या कंधु, कंधु। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो वेरी गुड, स्कंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। केले का तत्सम शब्द बताना है। फल है, ओलक है, कदली है, मेवा है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। केले का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, एक बार जरूर क्लास को अटेंड करना। तो सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कदली हो जाएगा इसका सही आंसर। उल्लूक का तत्सम बताना है, क्या हो जाएगा तद्भव? उल्लूक का तद्भव क्या होगा? स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो उल्लू का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? उल्लू होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। काग का तद्भव बताना है। काग का तद्भव शब्द क्या होगा? काग, के का, श्याम, बाण या कागा। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। काग का तद्भव शब्द क्या होगा? तो काग का तद्भव होता है, तो ध्यान रखना काग होगा। ऑप्शन नंबर ए, काग का तद्भव काग होगा। ऑप्शन नंबर ए। कुंभकार का तद्भव बताना है। कुंभकार है, कुम्हार है, या कुम्हार, कुम्हार है, कुम्हार है। एक बार कमेंट करें कुंभकार का तद्भव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कुम्हार कार का तद्भव जो होता है वो कुम्हार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंभकार का
कुम्हार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द देशज है, काठ है, गोड़ है, ऊँट है, उल्लू है। तो इनमें से कौन सा शब्द देशज है, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर, ऑप्शन में बताएं मुझे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो इनमें से कौन सा शब्द देशज है, तो गोंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी सही आंसर है। पुलिस किस वर्ग का शब्द है, तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ऑप्शन कई बार क्वेश्चन पूछा गया पुलिस, तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को मोस्ट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऑप्शन अच्छा प्रश्न है। तो पुलिस किस वर्ग का तद्भव विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या होगा, तो दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या होगा, दतोन होगा, दातोन होगा, दातुन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 17 पर आ गए हैं, सही आंसर बताएंगे। तो दंत धावन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दातोन, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहें। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, श्यामल श्यामला है, श्यामले, शामलू, शंबल। श्यामल बताएंगे एक बार कमेंट करके क्या हो जाएगा इसका सही आंसर श्यामल का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन शामला हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शामला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा शामला। श्यामल का शामला। विष्टा का तद्भव बताना है, तो विष्टा का तद्भव शब्द क्या होगा, विष है, विष है, विष्टि है, बीट है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर, क्वेश्चन जरूर कमेंट करना। तो विष्टा का तद्भव शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर बीट हो जाएगा, विष्टा का क्या हो जाएगा, बीट। योग ऋण शब्द का अर्थ होता है जिसमें कोई रूप परिवर्तन ना हो, जिसका अर्थ निश्चित हो, जिसकी कोई व्युत्पत्ति ना हो, जैसे सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताए। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा जो सामान्य अर्थ को छोड़कर जो परंपरागत अर्थ बताए उसे योग ऋण का शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक ध्वनि को समूह को, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ध्वनि के लघुत्तम इकाई को शब्द किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं, सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, जल्दी कमेंट करें शब्द किसे कहते हैं। आपको टाइम दिया मैंने 2-4 मिनट 2-4 सेकंड का, जल्दी कमेंट कर दें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह कहते हैं शब्द, तो ध्यान रखना है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है रचना, उद्गम, अर्थ, ये सभी। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार बताना है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार है उद्गम, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 22 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, नहीं ऑप्शन ये सभी हो जाएगा, उद्गम है, रचना है, अर्थ है, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 22 का। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, लोहा है, विस्फोट है, जन्म है, लबड़ है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताएं। तो ये सभी हमारे तद्भव हैं ऑप्शन, ये सभी हमारे तद्भव हैं, तो ये ऑप्शन मान लेना ये सभी, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं, बताएंगे। वक है, मुंह है, मर्म है, प्रलाप है, तो इसका सही आंसर जाएगा मुंह, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो तद्भव शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर जवाब बहु, पड़ोसी मत लगा देना, बहु होगा क्वेश्चन तद्भव शब्द। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, गुलाम है, गिरह है, एला है, बादल है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो निम्नलिखित कौन सा तद्भव शब्द है, तो सही आंसर जवाब बादल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजक कौन सा है, रस्सी तद्भव है, सरकारी फारसी है, लीची तुर्की है, पुरोहित तत्सम है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या कहने वाला है कि विषम संयोजन को कौन सा है, विषम। तो रस्सी तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अविधेर्यार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है, प्रणात्मक से है, परिमाणवाचकता से है, मूल्यार्थ है, व्यंजकता से है, या इन सभी से है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। तो अविधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे, इन सभी से है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रणात्मक से भी है, परिणामवाचकता से भी है, मूलार्थ व्यंजनता से भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऋण, योग, ऋण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा, यौगिक। इनमें से अव्यय शब्द कौन से है, सजल है, धीरे धीरे है, पतित है, सुंदर है। बताएंगे एक बार कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो इनमें से अव्यय कौन सा है, तो आपको पता है धीरे धीरे क्रियाविशेषण मात्रा अव्यय है, इसलिए धीरे धीरे। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है, प्रिय, धीरे, चिरंजीवी, आयुष्मान। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 31 का सही आंसर। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या होगा, एक बार बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन।
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। कमेंट करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। क्वेश्चन जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िए, बस सिर्फ अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जो लोग जा चुके हैं, आए थे गए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट आप लोग पढ़ने पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो लोग आए हैं उनका वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है। तो पात्र यानी पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन जो होता है वो श्रद्धेय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। क्वेश्चन पत्र 32 पर, सॉरी कहाँ पे आ गए, 32 पे आ गए हैं कि पत्र में अपरिचितों के संबंध करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो पत्र में अपरिचितों से संबोधित करने के लिए प्रिय महोदय होगा, आदरणीय होगा, श्रीमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रिय महोदय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सदा शब्द क्या है, अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। सदा शब्द क्या है। ऐसे शब्द जो कभी अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं, तो ध्यान रखना है, ए ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में अव्यय का कौन सा भेद नहीं है। विचारादि बोधक, भावी बोधक, समुच्चय बोधक, संबोधन या संबोधन बोधक। तो बताएंगे, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। तो अव्यय कौन सा भेद नहीं है, तो इसका हो जाएगा विचारादि बोधक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हल्दी का तत्सम होगा हरदी, हरिद्रा, हल्दी का या हरिद्रा। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपने कमेंट किया, हरिद्रा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें। बखान का तत्सम क्या होगा, वर्णन, उल्लेख, व्याख्यान, व्याख्याता। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर, बखान का तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपने कमेंट किया, व्याख्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, व्याख्यान का व्याख्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। नृत्यु, नाच, श्रृंगार, श्रृंगार, चक्षु, आंख, दधी, दही। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 37 गलत है, तो ध्यान रखना है 37 प्रश्न का सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, गौम्य, घोड़ा, चोंच, ऊँट। एक बार सब कमेंट करके बताएंगे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, गौम्य, घोड़ा, चोंच, ऊँट। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 38 का सही आंसर। तो क्वेश्चन 38 का सही आंसर आपने कमेंट किया, गौम्य हो जाएगा, तो तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, मधुप, मधुकर, भ्रमर, भवरा। तो कौन सा शब्द तद्भव है, क्वेश्चन 39 पर आ गए, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा भबरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना, गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा, गोधूम, गेहूं या गोधूम। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होने वाला है, सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे सही आंसर। तो गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है, तो गोधूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कौन सा तत्सम नहीं है, धृत, अति, तिरुद्ध, आशु। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, धृत है, अनित है, अतिन है या दुग्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशु। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है, सींग है, विवाह है, डंडा है, छेद है। तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, बताएं एक बार कमेंट करके। तो आपको पता है कि जिनका पेट चिरबा नहीं होता है वो विवाह आपका शब्द हो जाएगा तत्सम। निम्न में कौन सा तत्सम है, ऊन है, उछाह है, उपहास है या उल्लास। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो कौन सा तत्सम है, तो इसका सही आंसर उल्लास, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, आंख है, अग्र है, आग है या आज है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है, तो इसका सही आंसर है अग्र, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करना है, आश्रम, व्यास, प्रांगण या उद्योग। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा प्यास, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 46 पर आ गए, निम्न तत्सम शब्द का चयन करना है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर बता दें एक बार कि कौन सा तत्सम का शब्द है, गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है निष्कृष्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ध्यान निकृष्ट। प्रस्तर का तत्व बताना है, पाथर है, पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। एक बार कमेंट करेंगे प्रस्तर का तत्व क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा पत्थर। प्रस्तर का इलायची का तत्सम क्या होगा, इला, एला, अला, अल्लाह। एक बार कमेंट करें इलायची का तत्सम शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा इला, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा, शिक्षा है, साक्षी है, सखी है, इनमें से कोई नहीं। साखी का मूल तत्सम क्या होगा, क्वेश्चन 49 पर आ गए हैं। तो इसका हो जाएगा साखी का हो जाएगा साक्षी, ऑप्शन नंबर बी। खा का छा हो जाता है, ये बात ध्यान रखना, बी ऑप्शन। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है, प्रिय, प्रिया, मोर, चार। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 50 का सही आंसर। तो निम्न में से कौन सा तत्सम है, ये पूछा है, प्रिय है, पिया है, मोर है, चार है।
तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है प्रिय। तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। अब नए टॉपिक पे चलते हैं, अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक पर आ गए हैं हम, संज्ञा सभ्य वाले टॉपिक पर आ गए हैं वो स्टैंड। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण है पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही टॉपिक बढ़िया है। तो कुंज में संज्ञा शब्द बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर एक बार कमेंट किया, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो सम हो जाएगा कुंज। ध्यान रखना है, कोयले में को संज्ञा शब्द का भेद बताइए, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। कोयले में, वेरी गुड क्वेश्चन। जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है, ठीक है, 2 घंटे होने वाले हैं। तो इसका सही आंसर जातिवाचक क्वेश्चन, ध्यान रखना है। सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताना है, सोना चांदी। समूह, जाति, द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा द्रव्य। सोना चांदी किस मात्रा, द्रव्य मात्रा है। सुंदरता में संज्ञा शब्द का रूप बताना है, सुंदरता। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर भाववाचक। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री, महेंद्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा है महेंद्र, ऑप्शन नंबर डी। बचपन से सब, मित्रता, आहार, स्वतंत्र, देवत्व, ये सभी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था ज्ञान हो तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, लंबाई, बहन, दया, शत्रुता। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बता दें सभी विद्यार्थी। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, बहन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के किसका बोध नहीं होता है, पद का, पक्षी के नाम का, पक्षी के नाम का, या पशु के नाम का, या आदमी की जाति का। जातिवाचक संज्ञा में किसका बोध नहीं होता है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है आदमी की जाति का, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, रामायण, पटना, औरत, गंगा। रामायण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, लोहा, घड़ी, तेल, दूध। तो लोहा भी ठोस पदार्थ में आएगा, तेल द्रव्य पदार्थ, दूध भी द्रव्य पदार्थ में, घड़ी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ कोई शब्द संज्ञा की विशेष संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठास, चतुराई, लड़ाई, उतराई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा मिठाई, भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई। मिठास होता तो हो जाता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गाय, पहाड़, यमुना, आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 16 पर भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, शत्रुता। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। मांडवी है, घरेलू है, भला है, स्वतंत्र है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा मांडवी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। विद्यार्थी बताए जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते हैं। तो हरियाली इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरियाली।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है? राम, यह, हम, कोई। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट करके बताएं। हम आ जाएगा, मैं, हम, ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन 20 का सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि से शब्द संज्ञा के अंतर्गत अंग भाववाचक, जातिवाचक, समूह या व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का दोनों का आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर भाववाचक है। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी है, क्रोधित, या क्रोध है, क्रुद्ध। तो कौन सा संज्ञा क्रोध है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संज्ञा के रूप रचना के आधार पर, संज्ञा की रूप रचना के आधार पर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, लिंग, वचन और कारक, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, संधि, समास और प्रत्यय। एक बार कमेंट करें सही आंसर। तो संज्ञा के रूप रचना के आधार पर जो होते हैं लिंग, वचन और कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, लिंग, वचन और कारक। ध्यान रखना ऑप्शन, ये क्वेश्चन वेरी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पिछली बार पूछा गया था। धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है भाववाचक शब्द का अंतर्गत आता है। निम्नलिखित कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध, डकैती, मंगलवार, या स्वतंत्रता दिवस। एक बार कमेंट करते हैं सही आंसर। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही आंसर डकैती। ये व्यक्तिवाचक, यही व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना है, डकैती नहीं है। ऑप्शन हमने कितने प्रश्न लगा लिए, गिन लेंगे एक बार। पहले हमने 57 प्रश्न करे, सबसे पहले 57, फिर कितने करे, यानी कि हमने करे फिर 85 वर्ष, 85, फिर हमने करे 81, फिर हमने किए 50 और फिर हमने किए 25। ऑप्शन अभी 2 घंटे हुए हैं, इतने सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं ऑप्शन। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारा जखीरा इकट्ठा हो जाएगा आज, और आप लोग इन्हें पेपर में छोड़ देना ऑप्शन जाके। अपने दिमाग में सभी क्वेश्चन याद कर लेना, ऑप्शन इन्हीं से मिलेगा पक्का, मेरी गारंटी है कि अभी तो मैं आपको जो आपको कल PDF प्रोवाइड कराई थी वो नहीं पढ़ाऊँगा, ऑप्शन आपको भूल नहीं दूंगा किसी वर्ड को भी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बने रहें। हम क्या हैं? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, निज या संबंध। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। हम क्या है? जल्दी कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ गए हैं, सही आंसर क्या होगा? तो हम क्या है? तो इसका सही आंसर उत्तम पुरुष। सर्वनाम के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्वनाम के भेद। दिख रहा है ऑप्शन आपको? सर्वनाम के भेद है, ये PDF एडिट करने से हो जाती है ऐसे। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो सर्वनाम कितने के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। तो सर्वनाम की संख्या जो होती है 11, भेद होते 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुष, निज, निश्चय या संबंध। तो यह कौन सा सर्वनाम है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो यह कौन सा सर्वनाम है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर निश्चयवाचक सर्वनाम है यह है। तो, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं? तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बनी हुई हैं सर कमेंट करें कि तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। कितने वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। स्टूडेंट जो अभी भी क्लास मिस कर रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। स्टूडेंट क्लास पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है मध्यम पुरुष हो जाएंगे, तो, तुम, आप, ठीक है, फिर आ जाएगा मध्यम। आप ध्यान रखना है, तो आपको मैंने बताया भी था कि आप वर्ड कैसे मध्यम हो जाता है कि कोई व्यक्ति है, आज यहाँ तू है, तो कल अपने ससुराल में जाएगा तो आप उसे तू से नहीं बुला सकते, आप यही कहोगे कि आप कब आओगे, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत बड़ा मूर्ख समझा जाएगा कि आपसे भाई से बात करने का तमीज नहीं है। तो इसलिए आप शब्द भी मध्यम पुरुष में आता है, ध्यान रखना। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छाटे। कल है, वह है, विद्यालय जाएगा। क्वेश्चन 5 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट करके बताएं कि कल वह विद्यालय जाएगा कौन सा सही हो जाएगा।
तो वाक्य में सर्वनाम है वह, तो क्या हो जाएगा वह है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है, कोई, आप, मैं या वे। पुरुषवाचक शब्द नहीं है, कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया कोई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कोई। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो कोई, कुछ, कौन, क्या ये सब सर्वनाम होते, इधर नहीं होता सर्वनाम, तो ऑप्शन इधर आ जाए बेटे, इधर को ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो, वे, कोई, कौन, आप। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। तो प्रश्नवाचक कौन आया था, तो ध्यान रखना है प्रश्न है, ऑप्शन कौन आया था, सी हो जाएगा। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। कुछ पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंध। क्वेश्चन 9 पर एक आंसर बताएं कमेंट करके। कुछ तो पुरुषवाचक है, अनिश्चय, निज या संबंध, तो इसका सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तुम उधर बैठो, यह किसका घर है, मैं घर जा रहा हूँ, यह घड़ी मेरी है। तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर जाएगा यह घड़ी मेरी है, तो ध्यान रखना है प्रश्न है, यह घड़ी मेरी है। कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक। ठीक है, कुछ खा लो, बहुत प्यार से कह रहे हैं कुछ खा लो। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे। और खा में तो जब जब हो, तो अनिश्चय, ऑप्शन ध्यान रखना है निश्चयवाचक। देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन कैसा शब्द है, अनिश्चय, निश्चयवाचक या संबंध या प्रश्न। देखो कौन आया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का कितने अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, प्रश्नवाचक हो जाएगा, वेरी गुड, आपको कमेंट करने में अच्छा लग रहा होगा। मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा शब्द है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंध है या पुरुषवाचक है। मैं स्वयं आ जाऊंगा, ऑप्शन जरूर पढ़ लेना इन सभी को, एक्सरसाइज को, क्योंकि मैंने आपको ये क्लास में भी करा दिए हैं, तो आप लोग जरूर लगाएंगे प्रश्न। तो मैं स्वयं आ जाऊंगा, तो स्वयं शब्द यहाँ किसके लिए आया है, निजवाचक के लिए आया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर भी ऑप्शन है। यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध या निजवाचक। संबंध तो वो होता है जो आया सो जाएगा, ठीक है, जैसी करनी वैसी बननी, यह निश्चय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ए ऑप्शन। आप मेरा घर अवश्य पधारें, आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप किस पुरुष से संबंध है, तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, 15 का अभी बताया था मैंने आपको। तो आप जो है मध्यम पुरुष में आता, तो तुम में आता है, तो मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक है, ध्यान में। निम्नलिखित वाक्यों में अन्य पुरुष का उपयोग हुआ है, मैं खेल रहा हूँ, तुम सो रहे हो, वे पढ़ रहे हैं, कौन आ रहा है। ध्यान रखेंगे अन्य पुरुष का प्रयोग किस किस वाक्य में हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएं। तो अन्य पुरुष में इसमें हुआ है, बाकी इसमें उत्तम पुरुष का हुआ है, इसमें मध्यम हुआ, ये प्रश्नवाचक हुआ, ठीक। तो इसमें अन्य पुरुष वे पढ़ रहे हैं, ध्यान रखो। निम्नलिखित वाक्यों में से उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो, आज मेरे घर में पूजा है और बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। तो किस वाक्य में उत्तम पुरुष आज मेरे घर में, आज मेरे घर में पूजा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है, निश्चयवाचक, उत्तम या मध्यम पुरुष या अन्य। तो वेरी गुड, आप क्वेश्चन आपको बता दिया है, अन्य पुरुष मध्यम पुरुष होता है, आप ध्यान रखना। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले आकर उनके स्थान प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले आकर उनके स्थान प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये पूछा है, बहुत ही गजब का प्रश्न। क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन 19 का सही आंसर है सर्वनाम कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन, कोई, आप, यह कौन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट कर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। क्या, यह, कोई, कहाँ, बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा यह है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे वस्तु का प्रयोग करते हैं हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करें ऑप्शन। तो इन्हें कहते हैं सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? राम, यह, हम, कोई। ऑप्शन सभी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन करें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आप कमेंट किया आपने, वेरी गुड। हम, मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द क्या है? पुरुष, निज, संबंध या निश्चय? मैं अपने आप शब्द आपको बताया था मैंने, अपने आप, स्वयं या खुद। ठीक है, ये वर्ड किसके लिए आते हैं? तो निज, अपना आप, निज के लिए आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। वाह गजब। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताएंगे। तो किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्दों में कौन सा सर्वनाम है? तो बताएंगे यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा। यहाँ रेखांकित शब्द यह होगा स्वयं, तो ये पूछा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा निजवाचक है, ये भी ध्यान रखना है। आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप चले जाएं, तो आप में होगा रेखांकित, तो ध्यान रखना है आप चले जाएं। तो बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा आप जो है वो मध्यम पुरुषवाचक मात्रा है। ऑप्शन ध्यान रखना है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग है? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक? तो क्वेश्चन 28 का सही आंसर है प्रश्नवाचक।